तो दोस्तों, आज तक रियल इंसिडेंट्स पर कई सारी मूवीज बन चुकी है, लेकिन रिसेंटली एक फिल्म आई है जिसमें एक ऐसी सच्ची घटना दिखाई गई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सतलुज मूवी, जिसका नाम पहले पंजाब 95 रखा गया था, उसमें एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर दिखाया गया है जिसने एक टाइम पर पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसी वजह से इस फिल्म को 3 साल तक रिलीज होने नहीं दिया गया और अब जब ये OTT पर आई तो इसे 2 दिन में ही वहां से हटा दिया गया। तो आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सतलुज मूवी की स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म में 1990 का दशक दिखाया गया है, लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत हुई थी 1970 में, जब पंजाब के कई लोग खुद के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे, पर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए फिर 1980 में कई सिखों ने मिलकर खालिस्तान मूवमेंट शुरू किया और वो हिंसा के जरिए सरकार को झुकाने की कोशिश करने लगे। ऐसे लोगों को मिलिटेंट्स कहा जाता है, जिनसे परेशान होकर पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि वो किसी भी तरह इस आतंकवाद को खत्म करे। तब 1984 से लेकर 1995 तक पुलिस और उन मिलिटेंट्स के बीच एक जंग शुरू हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर कई करप्ट पुलिस वालों ने आतंकवादियों के साथ साथ आम जनता को भी मारना शुरू कर दिया ताकि उन्हें प्रमोशन मिल सके, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में दहशत का माहौल बन गया और बहुत से बेगुनाह लोग घर से गायब होने लगे, जिन्हें बाद में पुलिस वाले टेररिस्ट घोषित करके उनकी लाशें घर वालों को सौंप देते थे और कई लोगों की तो डेड बॉडीज भी नहीं मिलती थी। लेकिन किसी में भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। फिर 1995 की शुरुआत में अमृतसर में जसवंत सिंह नाम के एक बैंक ऑफिसर के दोस्त कृपाल सिंह को पुलिस वाले आतंकवादी बोल के मार देते हैं, जिससे जसवंत को बहुत दुख होता है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। फिर कुछ महीने बाद एक दिन अचानक कृपाल की मां गुरपेज कौर अपने घर से गायब हो जाती है। तब जसवंत उसे ढूंढने निकलता है और वो पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखाने जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे एक आतंकवादी की मां बोल के गुरपेज का केस नहीं लेते। इसके बाद जसवंत हॉस्पिटल और मॉर्ग में जाकर कृपाल की मां को ढूंढता है, पर वो वहां भी उसे नहीं मिलती। इसी दौरान जसवंत को उसका एक पुलिस दोस्त सतनाम सिंह बोलता है कि वो ये काम छोड़ दे, नहीं तो उसकी फैमिली खतरे में आ जाएंगी। इसके बावजूद भी जसवंत अपनी खोज नहीं रोकता और वो आखिर में गुरपेज की तलाश में एक शमशान घाट पहुंच जाता है, जहां की फाइल में उसे लावारिस लाशों के बीच गुरपेज का नाम दिख जाता है और वो शमशान घाट का मालिक जसवंत को बताता है कि वहां पुलिस वाले हर रोज ऐसी बहुत सी लाशें जलाने लाते हैं, जिनका नाम और एड्रेस तो फाइल में लिखा जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें लावारिस बोल के ऐसे ही जला दिया जाता है। तब जसवंत गुरपेज की मौत का कारण जानने के लिए अपने पुलिस दोस्त सतनाम के पास जाता है, जो कि उसे बताता है कि कृपाल के मरने के बाद भी उसकी मां इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और वो बार बार पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे को ढूंढने बोल रही थी। फिर एक रात गुरपेज सतनाम के सीनियर ऑफिसर्स के पास आई और उन्हें कृपाल को ढूंढने के लिए बोलने लगी। तब उनमें से एक पुलिस वाले ने अपने प्रमोशन के लिए गुरपेज को मार दिया और उसे लावारिस बोल के जला दिया। सतनाम इस गलत काम से दूर रहना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में वो करना पड़ रहा था, क्योंकि जो भी पुलिस वाला ये सब देखकर नौकरी छोड़ता था उसे भी मार दिया जाता था। पर अब जसवंत इस बुराई से लड़ने का फैसला कर लेता है और वो कुछ ह्यूमन राइट्स वालों के साथ मिलकर 3 शमशान घाट के रिकॉर्ड जमा करता है। उनमें से वो ऐसे नाम निकालता है जिनके परिवार वाले उन लोगों को ढूंढ रहे थे। इस काम में सतनाम भी उसकी मदद करता है और वो बाकी पुलिस वालों से छुपकर जसवंत को कई फाइल्स लाकर देता है, जिनमें मरे हुए लोगों के नाम थे। इस तरह से जसवंत को 2000 से ज्यादा लावारिस लाशों का पता चलता है, जिनके परिवार वाले अब तक उन्हें ढूंढ रहे थे। इसीलिए वो उन्हें सच्चाई बताकर अपने साथ खड़े होने में बोलता है, लेकिन वो फैमिली वाले पहले जसवंत पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि कोई भी उसका नाम, पता या ओहदा नहीं जानता था। इसलिए अब जसवंत बैंक की नौकरी छोड़ के खुद भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है और सबको अपना कार्ड बांटता है। इसके बाद वो एक वकील से मिलकर अमृतसर और पास के एक शहर तरन तारण के सभी पुलिस वालों पे केस कर देता है, जिन्होंने इल्लीगल क्रेमेशन यानी गैर कानूनी तरीके से लाशें जलाई थी और बेगुनाह लोगों को मारा था। आगे की छानबीन में जसवंत और उसकी टीम को ये समझ में आता है कि पुलिस वालों के हाथों मरने वाले अनजान लोगों की तादाद लगभग 25,000 है। इसके बावजूद भी पंजाब की सरकार और अदालत इस मामले पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ताकि उनकी स्टेट की बदनामी ना हो। लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में ये खबर फैल गई थी, जिससे पंजाब के CM और बड़े पुलिस ऑफिसर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और किसी भी तरह जसवंत को चुप कराने का सोचते हैं। इसीलिए DGP इंदरपाल बिट्टा इस काम की जिम्मेदारी सुरजीत सुग्गा नाम के एक जालिम पुलिस वालों को देते हैं, जो कि काफी टाइम से जेल में कैद था।
डीजीपी बिट्टा उसे आज़ाद करा के तरन तारण का नया एसपी बना देते हैं, जो कि जसवंत को डराने के लिए आम लोगों के अरेस्ट और एनकाउंटर बहुत बढ़ा देता है। दूसरी तरफ जब जसवंत और उसके साथी ये देखते हैं कि पंजाब में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी से मदद मांगते हैं। तब जसवंत को कनाडा से इनविटेशन आता है, जहाँ पे वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर वो और उसकी टीम कनाडा जाकर वहाँ सिख कम्युनिटी और उनकी सरकार के सामने अपना मुद्दा रखते हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक कि कनेडियन गवर्नमेंट जसवंत और उसकी फैमिली को वहीं रहकर अपना काम करने बोलते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी जान को खतरा था। पर जसवंत इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि इससे उसका मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो इंडिया वापस लौट जाता है, जहाँ पंजाब पे इंटरनेशनल प्रेशर आता है कि वो जसवंत सिंह को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दे। लेकिन जसवंत इसके लिए भी नहीं मानता। उसका कहना था कि जब बाकी सब लोग खौफ में जी रहे हैं, तो वो अकेला सुरक्षित नहीं रहना चाहता। उधर एसएसपी सुग्गा को ये पता चल जाता है कि सतनाम सिंह छुप के जसवंत की मदद कर रहा है। इसीलिए वो एक रात अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंच जाता है और सतनाम और उसकी पूरी फैमिली को आतंकवाद के झूठे इल्जाम में मार डालता है, ताकि जसवंत इससे डर के अपना काम छोड़ दे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। उधर सतनाम का छोटा भाई दिलबाग, जो कि खुद भी एक पुलिस वाला था, वो उस एनकाउंटर के वक्त दूसरे शहर में था। उसे जब अपने परिवार की मौत का पता चलता है, तो वो गुस्से और नफरत से भर जाता है। फिर एक दिन दिलबाग खुद की बॉडी में सुसाइड बॉम्ब लगा के पंजाब के सीएम के पास जाता है और उसे मार डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर जसवंत और उसके साथी पुलिस वालों की लापरवाही और उनकी सुरक्षा प्रणाली पे सवाल उठाते हैं, जिससे डीजीपी बिट्टा और एसएसपी सुग्गा बहुत भड़क जाते हैं और वो 6 सितंबर 1995 के दिन अपने कुछ लोग भेजकर जसवंत को उसके घर के बाहर से किडनैप कर लेते हैं। उस वक्त जसवंत का एक टीम मेंबर संजीव सिंह वहीं मौजूद था, जिसने ये देख लिया था कि वो किडनैपिंग वाले आदमी असल में तरन तारण शहर के पुलिस वाले थे। लेकिन अमृतसर की पुलिस ये बात नहीं मानती और जसवंत को बस लापता घोषित कर दिया जाता है। पर इस मामले से पंजाब और पूरे देश की जनता आग बबूला हो जाती है और कनाडा की गवर्नमेंट भी जल्द से जल्द जसवंत सिंह को ढूंढने की मांग करती है। तब सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को ये ऑर्डर देती है कि वो 2 महीने में जसवंत का पता लगाए, नहीं तो ये केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। इसके अलावा अब जसवंत की बीवी परमजीत कौर अपने पति की जगह ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाती है और सरकार और पुलिस का जम के विरोध करती है। लेकिन 2 महीने बाद भी जसवंत का कोई पता नहीं चलता। इसलिए अब इस मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली से सीबीआई वालों को पंजाब भेजा जाता है, जिनका लीडर समुद्र सिंह बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वो जसवंत सिंह की किडनैपिंग की फिर से पूरी जांच करता है, जिससे उसे कुछ गवाह मिलते हैं जो कि क्लियरली ये बताते हैं कि जसवंत को पुलिस वालों ने ही किडनैप किया था। इसलिए समुद्र सिंह उन सभी इंस्पेक्टर से पूछताछ करता है, पर वो सब ये बोल देते हैं कि वो लोग 6 सितंबर के दिन शहर से बाहर गए थे। इसी बीच डीजीपी बिट्टा रिटायर हो जाता है और उसकी जगह एक नया डीजीपी आता है, जो कि एसएसपी सुग्गा को 7 दिन में ही जसवंत को ढूंढने बोलता है। फिर समुद्र सिंह अपने 3 पक्के गवाह को कोर्ट में ले जाने का फैसला करता है, जो था संजीव सिंह यानी जसवंत का ह्यूमन राइट्स वाला साथी, हरपाल सिंह उसके मोहल्ले का एक आदमी और केहर सिंह जो कि एक मामूली अपराधी था। और उसका ये कहना था कि 6 सितंबर को वो जिस जेल में कैद था वहाँ जसवंत सिंह को भी रखा गया था। लेकिन फिर जब कोर्ट की सुनवाई का वक्त आता है, तो उससे एक दिन पहले ही संजीव और हरपाल घर छोड़ के भाग जाते हैं और पुलिस वाले केहर सिंह को मार डालते हैं। इसके बावजूद भी सीबीआई वाले अदालत में उन गवाहों का बयान पेश करते हैं और ये भी बोलते हैं कि जो पुलिस वाले कुछ महीने पहले सिर्फ कांस्टेबल थे, वो सबके सब अब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। इसीलिए जसवंत सिंह के आरोप बिल्कुल सही थे और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसे किडनैप कर लिया। ये सुनकर कोर्ट उन 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देती है, जिसमें सुग्गा भी शामिल था, जिसपे अब चारों तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था और बिट्टा भी उसकी मदद करने से पीछे हट गया था। इसीलिए पोल खुलने के डर से एक दिन सुरजीत सुग्गा आत्महत्या कर लेता है। लेकिन वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था और समुद्र सिंह बाकी सभी पुलिस वालों को भी सजा दिलाना चाहता था। और अब उसकी आखिरी उम्मीद थी कुलजीत सिंह, जो कि एक एसपीओ यानी पुलिस का असिस्टेंट था और वो सुग्गा के साथ काम करता था। असल में केहर सिंह ने मरने से पहले ये बताया था कि वो जसवंत सिंह के साथ जिस जेल में कैद था, वहाँ कुलजीत ने उन्हें खाना दिया था और वो उस थाने की चौकीदारी कर रहा था। इसीलिए अब सीबीआई वाले उसे सच उगलवाते हैं, जो कि ये बताता है कि उसने दूसरे कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर जसवंत सिंह को किडनैप किया था, जिसके बाद उसे काफी टॉर्चर किया गया और अपना केस वापस लेने बोला गया। लेकिन जसवंत ने उस दर्द और तकलीफ के बावजूद भी हार नहीं मानी और वो अपने उसूलों पर टिका रहा। इसीलिए फिर कई दिनों तक जसवंत को बुरी तरह तड़पाया गया
और आखिर में सुग्गा ने उसे गोली मार दी और फिर कुछ पुलिस वालों ने उसे एक नदी में फेंक दिया। कुलजीत की इस गवाही से पूरा मामला खुल सकता था, लेकिन फिर जब उसे कोर्ट में लाया जाता है तो वहाँ कुलजीत अपना बयान बदल देता है और ये बोलता है कि उसे जसवंत सिंह के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि पुलिस वालों ने उसे डराया और धमकाया था। ये देखकर समुद्री सिंह को उस पर बहुत गुस्सा आता है और अब उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है, इसीलिए वो इस केस से पीछे हटने का सोचता है। पर उधर कुलजीत को अपनी कमजोरी पे बहुत पछतावा होता है और एक रात उसे सपने में जसवंत सिंह नजर आता है, जो कि ये बोलता है कि वो काफ़ी तकलीफ में है क्योंकि उसे बुरी तरह मारा गया था और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जिससे कुलजीत फिर से कोर्ट में गवाही देने का फैसला करता है और इस बार वो जसवंत सिंह की पूरी कहानी और पुलिस वालों की बेरहमी के बारे में सबको बता देता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन रियल लाइफ में कुलजीत सिंह हाईकोर्ट में गवाही नहीं दे पाया था और उससे पहले ही उसे मार दिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी पुरानी गवाही और दूसरे सबूतों की वजह से ये साबित हो गया था कि जसवंत सिंह को पुलिस वालों ने ही किडनैप करके मारा और नदी में फेंक दिया था। हालांकि उसकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई और बड़े पुलिस ऑफिसर्स का नाम सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी 5 पुलिस इंस्पेक्टर्स को उम्र कैद की सजा मिली थी। इसके अलावा जसवंत सिंह की बीवी परमजीत कौर आज भी जिंदा है और वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, ये था सतलुज मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.